जय सिया राम सभी को। इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कश्मीर वंश के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कश्मीर वंश को देखने से पहले हमारे इनकी लोकेशन देखनी पड़ेगी हमें, राइट। कश्मीर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनके कुछ एरियाज के आसपास देखेंगे। यह है श्रीनगर कश्मीर, लैंड ऑफ सेविसम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हिंदू शाही डायनेस्टी थी। बाद में इनके बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित होंगे। कश्मीर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो शीर्ष पर है भारत के, और अगर आप देखोगे तो इस एरिया से कनेक्ट होता है, जो कि आप कह सकते हैं सेंट्रल एशिया, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। कश्मीर में जिन जिन वंश के लोगों ने शासन किया है, उनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने बना दी है। सबसे पहले आते हैं करकोटा वंश के, फिर उत्पल वंश करेगा शासन, फिर संस्कार वंश करेगा, और फिर लोहार वंश करेगा। आइए को शुरुआत करेंगे। तो हमने याद किया है QUYL, क्विल से। क्विल करकोटा वंश में जो शासक होंगे वो होंगे DLJ। जैसे DDLJ करके एक मूवी आई थी, उसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, DLJ, राइट। एक मिनट देख लो, ठीक है। तो D से दुर्लभ राय, L से ललितादित्य, J से जयादित्य, जयादित्य बनियादी, ठीक है। उत्पल वंश में कौन आएगा? अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन। गोपाल वर्मन सुगंधा इनकी माता थी, तो संरक्षक के रूप में काम करेंगी, और बाद में सुगंधा स्वतंत्र रूप से भी शासन करती हैं, ठीक है। तो उत्पल वंश के शासन कैसे? उत्पल अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन और सुगंधा, और अंत में सुगंधा। तो सुगंधा ने इंडिपेंडेंट शासन भी किया है, और गोपाल वर्मा ने अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में भी शासन किया है। अब हमें एसएसकार वंश को तो हमें याद रखना, अंत में सुगंधा की हत्या होगी। इनकी दरबार सुगंधा के शासन काल में गुट दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगा, और अंत में सुगंधा की हत्या हो जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एसएसकार वंश में देखेंगे तो सबसे पहला शासक एसएसकार ही आएगा, फिर दूसरा आता है क्षेमगुप्त, फिर आता है अभिमन्यु, और इनकी माता संरक्षिका के रूप में काम करेंगी दिद्दा। दिद्दा, और अंत में दिद्दा संरक्षिका के रूप के अलावा स्वतंत्र रूप से शासन भी करेंगी। तो हम क्या देख रहे हैं? उत्पल वंश की सुगंधा और एसएसकार वंश की दिद्दा, ये दोनों शासन कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से। एक्चुअली में दिद्दा लोहार वंश की थी। दिद्दा ने एक्चुअली में अपने पुत्र, वैसे तो दिद्दा को अपने पुत्र अभिमन्यु को ही शासक के तौर पे अपॉइंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चूंकि अभिमन्यु रहा नहीं, तो उन्होंने अपने भतीजे जिसको संग्राम सिंह को नियुक्त किया था अपना सक्सेसर। तो इस तरीके से संग्राम सिंह अब भतीजा, यानी कि लोहार वंश का हो गया इनका। तो इस तरीके से संग्राम सिंह ने लोहार वंश की स्थापना डाली। और लोहार वंश में कौन कौन पढ़ेंगे हम? एक तो संग्राम सिंह पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हर्ष, जो कि बड़ा क्रूर हो गया था अंत में, और लास्ट में होगा जय सिंह। इन्हीं दोनों लोगों के टाइम पे कर्ण ने अपनी रातांगनी लिखी, जिसमें जय सिंह के टाइम तक का इतिहास आपको देखने को मिलता है। ये मोटे मोटे तौर पर हमने ये जानकारी कर ली है, किन किन राजवंशों ने और कौन कौन शासकों को हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। ये राजसंगनी को ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कर्कोट वंश सबसे पहले देखेंगे। 7वीं शताब्दी में कर्कोट वंश आया। स्थापनाकर्ता कौन होगा? दुर्लभ वर्धन। अभी हम इसको पढ़कर आए हैं। कश्मीर में कर्कोट वंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन ने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट कर मित्रता की। तो पूछ लिया जा सकता है कि कश्मीर का वह कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत भेंट किए थे? अब याद रखना, देखो ये बताओ, बुद्ध के दांत उस समय मिलना ये अपने आप में दुर्लभ बात नहीं होगी? बिल्कुल दुर्लभ बात है। तो दुर्लभ वर्धन ने बुद्ध के दांत किसको दिए थे? हर्षवर्धन। तो दुर्लभ वर्धन और हर्षवर्धन समकालीन थे, ये चीज भी याद रखनी है। तो याद कैसे रखेंगे? एक तो बुद्ध के दांत दुर्लभ से याद रखेंगे। दूसरा, हम जीवन में कभी हर्ष हो, हमारे जीवन में कभी हर्ष का वर्धन हो, ये दुर्लभ बात है ना। तो दुर्लभ वर्धन हर्षवर्धन का समकालीन था। दूसरा शासक आएगा ललितादित्य मुक्तापीड़। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, अब हमें ये पता है कि यहाँ पर कन्नौज के एरिया में क्या हुआ था, यशोवर्मन आ गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन आया था? यशोवर्मन। तो ललितादित्य जो कश्मीर का शासक, इसने यशोवर्मन को भी पराजित किया, और यहाँ तक इसने गौड़ यानी कि बंगाल पे भी अटैक किया था ललितादित्य ने, राइट। तो इस वजह से ललितादित्य को हम सबसे प्रतापी शासक मान सकते हैं। आगे देखेंगे। इसके बाद हाँ, ललितादित्य ने कश्मीर में एक परिहासपुर नामक नगर भी बसाया। तो परिहासपुर किसने बनाया? ललित। तो ललित का कोई व्यक्ति परिहास करता है। इसके अलावा इसने सूर्य का प्रसिद्ध जो मंदिर है मार्तंड मंदिर, इसको भी बनवाया था। इसके अलावा ललितादित्य ने खुशकीपुर में बौद्ध विहार भी बनवाया था। तो अब इसको इस वजह से महान निर्माता कहा जाता है। क्या क्या चीजें बनवाई थी, रिपीट करते हैं। खुशकीपुर में बौद्ध विहार, पूछा जाता है कि खुशकीपुर में बौद्ध विहार बनवाने वाला कौन? ललितादित्य। मार्तंड मंदिर ललितादित्य। और परिहासपुर नामक नगर कौन? ललितादित्य। ठीक है। तो ललितादित्य के बारे में हमने क्या देखा? प्रतापी शासक था, और इसको महानिर्माता के रूप में भी जानते हैं। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ? जयापीठ विनादित हुआ।
इसके दरबार में कुट्ट नीमत का लेखक जो था दामोदर गुप्त, ये भी रहते थे। किसके दरबार में? जयापीठ विनयादित्य के दरबार में। कुट्ट नीमत याद कैसे करेंगे? अगर हम अपने दाम के लिए उधर के लिए कोई दाम चुराते हैं तो हमें कूट दिया जाता है। तो इस तरीके से कुट्ट नीमत का लेखक कौन है? दामोदर है। किसके दरबार में है? जयापीठ विनयादित्य। तो याद कैसे करेंगे? अगर हमें उधर के लिए कोई भी चीज जरूरत होगी तो हम बड़े विनय के साथ मांगते हैं। उधर मतलब कि पेट। इसके दरबार में अन्य भी लेखक विद्वान थे, जैसे उद्भट, बामन भट्ट और क्षीर इसके दरबार में थे। ठीक है, तो जयापीठ विनयादित्य के दरबार में कौन कौन? उद्भट, बामन भट्ट और क्षीर। याद कैसे करेंगे? ठीक है। अपने अंतिम समय में जयापीठ क्रूर हो गया और 9वीं शताब्दी के मध्य इस वंश का पतन भी हो जाता है। ठीक है? पूछ सकता है कि ऐसा वह कौन सा शासक था जो अपने अंतिम समय में क्रूर हो गया, तो आंसर क्या होगा? जयापीठ। अंत में जय नहीं रह गई। अब बात शासन करेगा उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना करी थी अवंती बर्मन ने। ठीक है, और किसकी मदद से सहायता करी थी? उसका जो मंत्री था सूर, तो मंत्री सूर की मदद से अवंती बर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की। अवंती बर्मन ने अपने अभियंता अभियंता मतलब होता है इंजीनियर की मदद से नहरें बनाकर कृषि का विकास किया। साथ में जो झेलम नदी बहती थी उसका मार्ग भी परिवर्तित कर दिया गया। और सुआ के नाम पर सुआ के नाम पर सूर्यपुर नामक नगर भी बसाया। अब देखो, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। उत्पल वंश के जो अवंती बर्मन है, ये जनरली आज से अवंती बर्मन ए से एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए। इसी वजह से इसने नहरें भी बनवाई, झेलम का मार्ग परिवर्तित भी किया। और यही कारण है कि इसी के समय में देखेंगे डामर या जमींदार का विद्रोह भी होगा। तो एग्रीकल्चर वाली जितनी भी चीजें आ जाए वो किससे रिलेटेड रहेंगी? अवंती बर्मन। इंजीनियर कौन था? सुगा। अब हमें अगर ये याद हो गया कि अवंती का इंजीनियर था सुगा, तो सूरपुर की स्थापना भी कौन करवाएगा? अवंती बर्मन। ऐसे मान लो अवंती और सूर। उसने अवंतीपुर नामक नगर भी बसाया। परिहासपुर नामक नामक नगर किसने बताया था? ललितादित्य ने। परिहास ललितादित्य ने, और जो सूरपुर है वो अवंती बर्मन ने। इसके दरबार में आनंद वर्धन जैसे विद्वान भी रहते थे, जिन्होंने काव्य शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी थी? धवन्यालोक। तो हम याद कैसे करेंगे? अगर हमारा आनंद में वर्धन हो जाए जीवन में, तो जीवन कैसा हो जाता है? धवन्य हो जाता है, ध्वन्य हो जाता है। अन्य जो कवि थे वो किसी रत्नाकर, और रत्नाकर ने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी? हरि विजय। तब कैसे याद करेंगे? अगर हरि की विजय हो गई तो हमारे तो रत्नाकर से भर जाएगा जीवन। ठीक है, तो रत्नाकर ने हरि विजय लिखी और आनंद वर्धन ने धवन्यलोक, और दोनों किसके थे? आ से आनंद वर्धन, तो आ से अवंती वर्मन। आ से आनंद, आ से अवंती, ऐसे याद रखेंगे। अवंती वर्मन के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में कौन हुआ? शंकर वर्मन हुआ। और ये शंकर वर्मन जो था वह बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, शंकर क्रूर शासक था और उसने प्रजा पर अनेक कर लगा दिए थे। हालांकि बाद में लास्ट में एक शासक देखेंगे, हर्ष। हर्ष ने भी बहुत सारे कर लगाए थे। याद कैसे रखें? देखो, शंकर भगवान एकदम, वो तो सब त्याग किए हैं, एकदम शांत है, लेकिन ये जो शासक है इसके एकदम विपरीत है। तो शंकर क्रूर भी है, और शंकर को टैक्स की क्या जरूरत है, इस तरीके से। बट ये तो अपने विपरीत है, यानी कि इसने कर भी लगाए थे। शंकर बर्मन की जो विधवा थी उसका नाम था सुगंधा। सुगंधा ने अपने पुत्र, कौन था इसका पुत्र शंकर बर्मन के बाद? गोपाल बर्मन। गोपाल बर्मन के संरक्षक के रूप में भी शासन किया। और बाद में प्रभाकर ने जब गोपाल बर्मन की हत्या कर दी, तो फिर सुगंधा ने स्वतंत्र रूप से शासन भी किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शंकर बर्मन के बाद जो शासक बनेगा गोपाल बर्मन, ये अवश्य था। इस वजह से संरक्षक के रूप में शासन कौन करेगी? इसकी माँ सुगंधा। लेकिन गोपाल वर्मा की हत्या कर दी जाती है, तो सुगंधा बनेगी स्वतंत्र शासक। तो स्टेटमेंट याद रख लो कि सुगंधा सिर्फ संरचना ही नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र शासक भी थी। लेकिन अब चूंकि महिलाओं का लोगों ने उस समय ज्यादा फेवर किया नहीं, इस वजह से इसी के समय में, सुगंधा के समय में, दरबार दो गुट में बट गया। एक का था तांत्रिक और दूसरा था एकांग। ठीक है, और बाद में सुगंधा की हत्या कर दी जाती है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि किसके समय में दरबार दो गुट्टों में बट गया, तो याद रखना सुगंधा। जब फीमेल बनती है, यही हाल हमें गोलम वंश में भी देखने को मिलेगा। दूसरी, अगर एग्जाम में पूछ रहे तांत्रिक और एकांग क्या है, तो हमें ये लगेगा कोई किसी धर्म के सब स्कूल से संप्रदाय हैं, लेकिन ये है क्या? गुट है। तांत्रिक का मतलब होता है जो जिसमें सैनिक गुट था। ठीक है, तो तांत्रिक और एकांग, ये दो गुट हुआ करते थे। अब शासन में आएंगे संस्कार वंश के लोग। तो उत्पल वंश के पतन के बाद ब्राह्मणों ने प्रभाकर के पुत्र संस्कार को राजा चुना था। किसको राजा चुना गया? और ये, अच्छा, ये ब्राह्मण से थे, ब्राह्मण उससे। इस संस्कार के बाद आता है क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त में शासन बना तथा उसका विवाह किससे हुआ? लोहार वंश की दिद्दा से हुआ। तो जनरली जो रानी दिद्दा थी, वो जनरली तो बेसिकली जन्म हुआ था इनका लोहार वंश का, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित किसके साथ हुए? इस संस्कार वंश से, और वो भी किसके? क्षेमगुप्त से। दिद्दा के नाना काबुल के हिंदू शाही वंश के राजा थे। अब जरा मैप में देखो, ये है काबुल का हिंदू शाही,
और ये है आपके कश्मीर। तो इन आपस में वैवाहिक रिलेशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि दद्दा का जो विवाह किसके साथ हुआ था? क्षेमगुप्त के साथ में। दद्दा ने पहले तो अपने अव्यस के पुत्र, अल्पव्यस के पुत्र जो था, वो था अभिमन्यु की संस्कार के रूप में शासन किया था पहले दद्दा ने। लेकिन अभिमन्यु के बाद इसने स्वतंत्र शासक के रूप में भी शासन किया है। ठीक है? तो दद्दान ने 958 से 980 तक तो संरक्षक के रूप में शासन किया और 980 से 1003 तक स्वतंत्र रूप से शासन किया। तो हम क्या देख रहे हैं? सुगंधा और दद्दा दोनों पहले संरक्षिका भी थी और बाद में स्वतंत्र शासक भी बनी। दद्दा कश्मीर व भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। उसने सिक्कों पर भी अपना नाम चलवाया। तो दद्दा अगर अगर देखा जाए, जैसे रजिया सुल्तान से पहले जो पावरफुल रूलर थी वो रानी दद्दा ही थी। पूरे उन्होंने अपने सारे के सारे गुण, एक शासक होने के जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो दद्दा में थे। और उसने लोगों को दिखाया भी, जैसे अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और लक्ष्मी आकृति के सिक्के हुए करते थे। तो सिक्के उस समय चलाना एक सॉवरेनिटी का साइन था। और कश्मीर शैव धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ये हम सब जानते हैं। तो दद्दा ने लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलाए थे, राइट। अब आता है आपका लोहार। तो दद्दा ने उसका बेटा तो रहा नहीं अभिमन्यु। तो उसने क्या किया, दद्दा ने अपने पुत्र, सॉरी अपने भतीजे को, संग्राम सिंह को इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो जब संग्राम सिंह होगा तो ये बताओ, दद्दा का भाई, तो ये भाई किस वंश से होगा? लोहार वंश से। इसका बेटा, तभी तो ये उसका भतीजा हुआ। तो इस प्रकार से उसने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो लोहार वंश की स्थापना होती है, कौन करेगा? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने अपने मंत्री को, मंत्री क्या है? तुंग। तुंग को जब शाही शासक त्रिलोचन पाल के ऊपर अटैक हो रहे थे, क्योंकि इनके बीच में कैसे संबंध है? वैवाहिक संबंध है ना। शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भी भेजा था। कश्मीर के शासक यानी कि अनंत ने क्षेमेंद्र को संरक्षण दिया था। तो कैसे याद रखेंगे? क्षेमेंद्र अनंत। अब ये याद कैसे रखेंगे, जरा ये समझो। क्षेम का मतलब होता है कि किसी चीज को क्षमा कर देना। अनंत काल तक हम किसी को क्षमा करते रहे, ऐसे। तो क्षेमेंद्र किसके दरबार में थे? अनंत के दरबार में थे। छह से क्षमा, अनंत काल तक। सोनदेव ने कथा सरस सागर की रचना अनंत की रानी कौन थी? सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। तो यहाँ पर हम एक रूलर ऐड कर सकते हैं, किसको? संग्राम सिंह के बाद यहाँ पर आना चाहिए था कौन? अनंत। ठीक है, राइट। हाँ, तो क्या है, सोमदेव ने कथा सरसागर की रचना अनंत की रानी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। ठीक है। अनंत के बाद अब जो शासक आएगा, हर्ष। ये भाई विरोधाभास था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी था। ठीक है। एक तरफ विद्वान भी था तो दूसरी तरफ ये क्रूर भी था। इस वजह से इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, हर्ष को। उसने कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। नीरो का मतलब है दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे अपनी चाल में। सीधी सी बात ये है। प्रजा मरे तो मर जाए, लेकिन हमारी जो शान शौकत है वो कम नहीं होनी चाहिए। ये नए-नए तरीके के फैशन करता था, तो फैशनों के इसने नए मानदंड स्थापित कर दिए थे। इसी वजह से इसको नीरो कहा गया है। फ्रांस का शासक था जनरली नीरो। और प्रजा पर भारी कर भी लगाए। अपनी फैशन पूरी करने के लिए इसने प्रजा पर भारी कर भी लगाए। ठीक है? ऐसे याद रख सकते हैं। कल्हड़ के जो पिता थे, कल्हड़ के पिता जो चंपक हैं, वो हर्ष के मंत्री हुआ करते थे। अच्छा, अब जो कल्हड़ है, ये हर्ष का आश्रित कवि था। देखो, हर्ष भले ही क्रूर था, नीरो था, वो कुछ भी है, लेकिन ये विद्वान था, विद्वानों की रिस्पेक्ट करता था। इसी वजह से कल्हड़ जो है, जिन्होंने रासायनिक लिखी है, वो हर्ष का आश्रित कवि था। और कल्हड़ के पिता जो चंपक थे, वो हर्ष के मंत्री थे। यानी कि पिता और पुत्र दोनों ही हर्ष की सेवा में थे। अब हर्ष ने क्या किया था, जो मंदिरों पर चढ़ावा होता है, एक बार इसको भी जब्त कर लिया था। और इसी बात को क्रिटिसाइज किया है किसने? कल्हड़ ने। कल्हड़ ने मंदिर को जब्त करने के कारण हर्ष की आलोचना की है। हर्ष के अत्याचारों से तंग आकर उच्चल व सुस्सल नामक दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया और अंत में हर्ष को मार देता है। कौन? उच्चल व सुस्सल। ये याद रखना। उच्चल ने कहा, चल चल अब बहुत हो गया, तेरा काम खत्म। तो उच्चल सुस्सल ने हर्ष को खत्म कर दिया। सुस्सल का जो पुत्र था जयसिंह, वो शासक बना। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ। कल्हड़ की राजसंगनी का वर्णन जयसिंह के शासन के साथ ही कहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक। जनरली मानते हैं कि कल्हड़ ने ज्यादातर अपना जो जीवन मतलब फ्लरिश किया था, वो जयसिंह के समय में ही किया था। कल्हड़ की राजसंगनी में कश्मीर में रेशम बुनाई का उल्लेख मिलता है। और भारत में रेशम के कीड़े ईसा पूर्व पहली शताब्दी से चीन लाए गए थे। पहली बात याद है कि याद रखो कि रेशम ओरिजिनल इंडिया से नहीं था। कहाँ से लाया गया था? चीन से। और कब? पहली सदी में, पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। अब जो राजसंगनी लिखी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली जो लिखी है वो लिखी कल्हड़ ने, जयसिंह कालीन था। दूसरी जोनराज ने। तीसरी श्री तो श्रीवर ने, ये जैनुअल आब्दीन के कालीन थे दोनों। दूसरे तीसरे जैनुअल आब्दीन काल के थे। और चतुर्थ जो है वो प्रज्ञा भट्ट ने लिखी है। राजसंगनी में 8 चैप्टर हैं और 8,000 से ज्यादा श्लोक है, याद रखना।
चौथी राज तरंगिणी में 1596 तक कश्मीर का इतिहास है, यानी कि अकबर के कालीन है। और जोधराज को ज्योतिषकारा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और श्रीवत्स संस्कृत का विद्वान हुआ करता था। दैट्स इट।